नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इन दिनों बिहार के भोजपुर का एक नाम पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, भरत भूषण तिवारी। कोई उसे गरीबों की आवाज बता रहा है, कोई उसे अपराधी कह रहा है, कोई उसे माफिया कह रहा है, तो कोई उसे मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति बता रहा है, यानी मेंटली इल बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर किसी व्यक्ति को अपराधी, निर्दोष या माफिया घोषित करने का अधिकार किसके पास है? पुलिस के पास या अदालत के पास? भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला ऐसा मामला है जिसमें कानून, पुलिस या कार्रवाई और इंसाफ को लेकर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि अगर भरत तिवारी पर केस थे, अगर उस पर सीरियस आरोप थे, अगर वो कानून तोड़ने का आरोपी था, तब भी उसका दोषी होना अदालत तय करती। हमारे संविधान में यही व्यवस्था है, किसी भी आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अदालत फैसला सुनाती है, पुलिस नहीं। अब पुलिस क्या कह रही है इस पूरे एनकाउंटर पर? पुलिस का कहना है कि 17 जून की सुबह भरत तिवारी को पकड़ने के लिए उनकी टीम उसके घर पहुंची। पुलिस के मुताबिक भरत ने फायरिंग की, छत पर चढ़ गया, पुलिस पर गोलियां चलाई और बाद में भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि उसने कई बार आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन भरत नहीं माना। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोलियां चलाई और वो घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। सुनने में ये एक नॉर्मल पुलिसिया कहानी लगती है, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि भारत में लगभग हर विवादित एनकाउंटर के बाद एक जैसी कहानी सुनने को मिलती है। आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, आरोपी ने हथियार छीनने की कोशिश की, आरोपी भाग रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। ऐसी कहानी नॉर्मली हर एनकाउंटर के बाद हम आमतौर पर देखते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने भी यही सवाल उठाया। उनका कहना है कि लगभग हर एनकाउंटर में पुलिस की कहानी एक जैसी क्यों होती है? क्या हर बार हालात बिल्कुल एक जैसे होते हैं? और यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसकी स्वतंत्र जांच करने की मांग की है। इससे पहले 5 जून को जब बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो वीडियो में भरत हाथ में पिस्टल लहराते हुए सीधे पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे थे। इसके बाद 17 जून को जब शाहपुर थाना प्रभारी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके गांव पहुंचते हैं, तब भी भरत के हाथ में पिस्टल थी और वो सरकार और सिस्टम की कमियों पर अपनी नाराजगी जता रहा था। असली मोड़ इस पूरे मामले में तब आया जब 18 जून को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भरत तिवारी को पकड़ने के लिए उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान भरत अपने मोबाइल से फेसबुक पर लाइव कर रहा था और उस लाइव वीडियो में साफ देखा गया कि भरत ने अपनी पिस्टल फेंक दी थी और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों का कहना है कि सरेंडर के बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भरत की मौत के बाद पूरा इलाका भी सुलग उठा। 19 जून को गुस्से में जो वहां ग्रामीण लोग थे, उन्होंने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया। इस बीच लोगों की पुलिस के साथ तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और अब इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं कि जब आरोपी ने सरेंडर कर दिया था तो गोली क्यों चली? फिलहाल बिलौटी गांव में तनाव का माहौल है और मामले पर सियासत चमकाने के लिए नेता लोग भी वहां पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा बवाल इस मामले पे देखने को मिल रहा है। इसी के बाद दूसरा सवाल भी उठता है कि अगर पुलिस के पास भरत तिवारी के खिलाफ सबूत थे, अगर उसके पास अवैध हथियार थे, अगर उस पर पहले से मामले दर्ज थे, तो क्या उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था? क्या कानून का रास्ता बंद हो गया था? क्या एनकाउंटर ही आखिरी रास्ता था? सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुए। कुछ लोगों का दावा है कि भरत तिवारी बातचीत कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि वो आत्मसमर्पण करने को तैयार था। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि वो लगातार
फायरिंग कर रहा था। सच क्या है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जांच पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए, क्योंकि जब आरोप पुलिस पर ही लग रहे हैं तब जांच भी वही करे तो लोगों के मन में सवाल उठना भी नॉर्मल है। इसलिए याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी इस पूरे एनकाउंटर पर। साथ ही एक स्वतंत्र समिति बनाने की भी मांग की गई जिसकी निगरानी किसी रिटायर्ड जज के हाथ में हो। अब इस कहानी का एक और पहलू देखिए। भरत तिवारी के समर्थक उसे नायक बता रहे हैं, कोई उसे भगत सिंह बता रहा है, श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ पुराने जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर वो सामने आ रहे हैं। उन पोस्टों में वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रहा है। कई लोगों का आरोप है कि वो सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करता था और नफरत फैलाने वाली बातें करता था, और अगर ये सच है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और जरूरी है कि किसी व्यक्ति के विचार चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो, कानून उसे मारने की इजाजत नहीं देता। नफरत फैलाने पर मुकदमा चल सकता है, जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, लेकिन फैसला अदालत करती है। और सवाल ये नहीं है कि भरत तिवारी अच्छा था या बुरा, सवाल ये है कि क्या कानून का पालन हुआ। अगर वो व्यक्ति निर्दोष था तो फिर जांच जरूरी है, अगर वो अपराधी था तब और भी ज्यादा इस जांच की गहराई से होनी चाहिए कि आखिर में क्या पूरा मामला था। क्योंकि अगर पुलिस किसी आरोपी को अदालत तक पहुंचने के बजाय रास्ते में ही मार दे तो फिर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ही, बिहार की सरकार पर सवाल उठेंगे। और आज भरत तिवारी है, कल कोई और हो सकता है। और अगर बिना निष्पक्ष जांच के हर एनकाउंटर को सही मान लिया जाए फिर तो अदालतों की जरूरत ही क्या रह जाएगी। पुलिस जाए, एनकाउंटर करे अपराधी का और काम तमाम हो जाए। इसलिए इस मामले में सबसे जरूरी मांग है ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच। ना पुलिस की कहानी को आंख बंद करके सच मानना चाहिए, ना सोशल मीडिया के भावुक नैरेटिव को जो है वो हवा देनी चाहिए। जरूरत है तथ्यों की जांच की, जरूरत है निष्पक्ष जांच की, जरूरत है ये जानने की कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है और अब सबकी नजर इस बात पे है कि क्या मामले की स्वतंत्र जांच होगी और क्या सच सामने आएगा। क्योंकि लोकतंत्र में कानून सबसे ऊपर होता है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे सजा देने का अधिकार अदालत को है, गोली को नहीं। और यही सवाल आज भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद ये सवाल सेंटर में आ गया है। क्या ये कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई थी या फिर ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। और इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी जो है वो ये कह रहे हैं कि रिवॉल्वर को क्यों उसके हाथ में दिया गया था, उसके परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार ने उसको देखा, इसका मतलब यह है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उकसाया था। अगर वो पुलिस को मार दिया होता तब क्या होता, पुलिस के लोग मर जाते, क्या ये अच्छी चीज होती। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, ये इनकाउंटर संस्कृति डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर संस्कृति से हमारे संविधान कभी आज़ादी नहीं देता इनकाउंटर के लिए। हमारा संविधान इनकाउंटर की व्यवस्था नहीं रखता है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय के प्रति अगर इनकाउंटर की भावना से किसी की जान ले ली जाएगी तो इससे बड़ी दुखद क्या बात हो सकती है। और हम समाजवादी लोगों ने तो पहले दिन से कहा कि यूपी में कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है। जब कभी भी जांच होगी तो न जाने कितने लोगों पे उंगली। तो बहरहाल इस खबर पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।